गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बेंजीन बेस्ड क्वेश्चन है। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, EAS, इसको शॉर्ट में AC भी कहते हैं। ठीक है, EAS को AC भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। इस कंपाउंड का नाइट्रेशन करना है। क्या करना है? नाइट्रेशन। और इसमें दो बेंजीन रिंग है। तो जब दो बेंजीन रिंग है तो देखते हैं कैसे होगा। देखो, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, तो वो ये NH ग्रुप है, लेफ्ट बेंजीन पे प्लस M की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह? प्लस M की तरह। और जो CO है, अगर यहां इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करवाओ तो C पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो C पे प्लस चार्ज है तो वो राइट वाले बेंजीन की तरह पे एक्ट करेगा -M की तरह। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, EAS में अगर प्लस M और -M दोनों होता है तो हम प्लस M को प्रायोरिटी देते हैं सिंगल करेक्ट में। अगर सिंगल करेक्ट है तो प्लस M को ही प्रायोरिटी देंगे, -M कंसीडर नहीं करते। तो प्लस M को प्रायोरिटी देंगे तो NH के ऑर्थो या पैरा पे लगेगा। तो ऑर्थो पे है कोई? नहीं है, सिर्फ B ऑप्शन है पैरा वाला, तो वो हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्लस M और -M दोनों रहे तो प्रायोरिटी इसको मिलता है प्लस M को, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो तो प्लस M से ही मिलेगा ना। ठीक है, चलिए। मल्टीपल रहता तो मेटा वाला कंसीडर कर सकते थे, लेकिन सिंगल करेक्ट है तो प्लस M को प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? ये कंपाउंड है 2-ब्यूटानॉल, उसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको पता है डिहाइड्रेशन बीटा एलिमिनेशन होता है। क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन। तो यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है। तो मतलब इसके दो आइसोमर बन सकते हैं। एक बनेगा 2-ब्यूटीन और एक बनेगा 1-ब्यूटीन। मेजर माइनर दोनों कंसीडर करना है। आप बोलो क्यों कंसीडर करना है, वो भी आपको दिख जाएगा। अच्छा, 2-ब्यूटीन आपको पता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल में क्या होगा? सिस प्लस ट्रांस, सिस 2-ब्यूटीन भी होगा, ट्रांस 2-ब्यूटीन भी होगा। 1-ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, तो इसके तो एक ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन। आपको बताए हैं हम ये चीज, ध्यान रखिएगा। हैलोजिनेशन अल्कीन का एंटी एडिशन होता है। तो सिस के एंटी एडिशन में क्या मिलेगा? रेसिक मिक्सचर। तो दो प्रोडक्ट मिल गए, याद रखना इस चीज को। सिस के एंटी एडिशन पे रेसिक मिक्सचर मिलता है, दो प्रोडक्ट। ट्रांस के एंटी एडिशन पे मेजो मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। सिस के एंटी एडिशन पे रेसमिक, ट्रांस के एंटी एडिशन पे मेजो। तो 2-1-3 प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, यहां ब्रोमिनेशन करोगे तो यह कार्बन काइरल हो जाएगा। ये कार्बन क्या हो जाएगा? काइरल। तो दो प्रोडक्ट मिल गया ना, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो। तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिले? 2 और 1-3 और 2-5। तो यहां भी है 5 सच प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो 5 सच प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो अल्कीन का कितना स्ट्रक्चर होगा? 3 ना। एक 1-ब्यूटीन, दूसरा सिस-ब्यूटीन और तीसरा ट्रांस-ब्यूटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एफ के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 3, 1-ब्यूटीन, सिस-2-ब्यूटीन और ट्रांस-2-ब्यूटीन। 1-ब्यूटीन के ब्रोमिनेशन पे एक डेक्स्ट्रोलीवो प्रोडक्ट मिलेगा तो 2 हो गया। सिस के ब्रोमिनेशन पे रेसी मिक्सचर मिलेगा, फिर से 2 हो गया। ट्रांस के ब्रोमिनेशन पे मेजो मिलेगा, 1 हो गया। 2 और 2 4 और 1 5। और यहां पे भी दिया है 5 सच प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। मतलब हमारा एग्जाम्पशन क्या था? सही था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन ये भी इसी तरह का है। देखो, जेईई एडवांस में से बहुत पूछता है ना।
तो देखो ये दिख रहा है ट्रांस टू ब्यूटीन, वही कहानी है, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, देख रहे हो ना, वही चीज फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये ट्रांस टू ब्यूटीन है, ब्रोमिनेशन करेंगे तो ट्रांस के ब्रोमिनेशन में क्या मिलता है, मेसो। मेसो का मतलब है m इक्वल टू एन हो गया, m इक्वल टू एन हो गया, आइडेंटिकल हो गया ये। और यहां सिस है तो सिस के ब्रोमिनेशन पे क्या होगा, सिस के एंटी एडिशन होता है ना ब्रोमिनेशन, तो रेसिंग मिक्सचर मिलेगा। तो O और P इनएंसियोमर हो गया, क्या हो गया, इनएंसियोमर, यह आइडेंटिकल नहीं है। O डेक्स्ट्रो है तो P लीवो, P डेक्स्ट्रो है तो O लीवो है। तो अब देखते हैं, और हमको यह पता है कि OM ON PM PN ये आपको हो जाएगा डाइस्टीरियोमर, क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर समझते हो ना, स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो। तो आपको O और P तो इनएंसियोमर है, O और P क्या है, इनएंसियोमर, लेकिन OM ON या PM PN ये आपको इनएंसियोमर नहीं है, डाइस्टीरियोमर है। तो अब ऑप्शन को देखते हैं, M and O and N and P are two pairs of diastereomers. M and O, हाँ सही है, डाइस्टीरियोमर है ना, मिरर इमेज नहीं ना है, सही है। B, ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस, बिल्कुल नहीं नहीं गलत है, ट्रांस है, हाँ एंटी होता है ना, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, होता तो एंटी एडिशन ही है, तो ट्रांस से होगा, बिल्कुल सही। ट्रांस का मतलब यहां एंटी एडिशन, ट्रांस का मतलब क्या है, एंटी एडिशन, तो बी भी सही है। सी देखो, O एंड P आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, नहीं गलत है, इनएंसियोमर है, ये आइडेंटिकल नहीं है, डेक्स्ट्रोलीवो है ना, तो डेक्स्ट्रोलीवो को आइडेंटिकल ट्रीट नहीं कर सकते। डी, M एंड O, नहीं इनएंसियो तो गलत हो गया ना, जब A सही है तो D क्या हो जाएगा, गलत, तो आंसर A एंड B होगा। तो देख रहे हो लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन रिलेटेड है, तो ये आया था 2017 में, वो आया था 2004 में, मतलब आपको दिख रहा है कि PYQ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अगर आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये भी नंबर ऑफ आइसोमर्स पे ही क्वेश्चन है कि 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, तो देख लो, हेक्सेन पर बना दो, और 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल, ये है 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, और इसका कर रहे हैं हम क्या, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब है इसको ट्रीट कर रहे हैं अल्कोहलिक एच से, किसे ट्रीट कर रहे हैं, अल्कोहलिक एच से, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। तो जहां जहां से बीटा हाइड्रोजन हटेगा वो देखेंगे, तो बीटा हाइड्रोजन कहां कहां पे है, यहां पर है, यहां पर है, और यहां पर है ना। तो देखिए 2 से अगर हटाओगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, करेगा, 2 से हटाओगे तो सीस और ट्रांस शो करेगा, चेक कर लेना। 2 से करोगे हटाओगे डबल बॉन्ड इथाइल इथाइल, हाँ सही है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ठीक है। सिमिलरली 3 से भी हटाओगे तो भी ज्योमेट्रिकल होगा, लेकिन ये सिस ट्रांस नहीं होगा, ये इजेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजेड। सिस ट्रांस इजेड में समझ में आता है ना डिफरेंस, सिस ट्रांस तब होता है जब 2 ग्रुप क्या हो, सेम, और इजेड कब होता है जब 4 ग्रुप क्या हो, डिफरेंट। तो 3 में भी क्या होगा, 3 से भी हटाओगे तो 4 ग्रुप अलग अलग है, तो ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा लेकिन E प्लस जेड होगा, सिस ट्रांस नहीं होगा। और 1 से हटाओगे तो ग्रुप सेम है ना ये पूरा, तो फिर ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो कितना आंसर हो गया, 2 + 2 + 2 1 = 5। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछे ना क्वेश्चन में, तो हमेशा आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर को जरूर कंसीडर कीजिएगा, समझ गए। जब भी पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और वहां मेजर प्रोडक्ट मेंशन ना करे, अगर क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट मेंशन ना करे तो आपको जितने आइसोमर है सारे कंसीडर करने हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, हम सिस ट्रांस इजेड दोनों कंसीडर किए ना, टोटल कितने हो गए 5, यहां मेजर माइनर नहीं देखे ना, यहां हम सेटजिफ रूल कंसीडर नहीं किए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट 1% ही बन रहा है उसको भी काउंट
करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेजर प्रोडक्ट मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे तो मेजर माइनर दोनों कंसीडर करना है। आपको यहां पे सेटिजिफ रूल या हॉफमैन रूल कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन के कुछ और अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको डिस्कशन। फोर्थ में है कि मोनोक्लोरिनेशन पे सिंगल आइसोमर है। तो मोनोक्लोरिनेशन पे सिंगल आइसोमर का मतलब वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। नहीं, और भी हो सकता है। और भी हो सकता है, आपको BCD हो सकता है, क्योंकि सब में एक ही होगा। फिर बोल रहा है कि डाइक्लोरिनेशन पे 3 हो रहा है, डाइक्लोरिनेशन पे 3, और इसमें कंस्टिट्यूशनल आइसोमर दिया है, मतलब स्ट्रक्चरल का बात कर रहा है। यहां पे हमको ऑप्टिकल कंसीडर साफ साफ मेंशन्ड है। कंस्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल, मतलब यहां पे हमको काइडल कार्बन कंसीडर नहीं करना है। तो सी ऑप्शन देखो, ज्यादा चांस उसी का लग रहा है ना? तो देख लीजिए, ब्यूटेन ये है, सी 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 ऊपर 2 हाँ टेट्रा है ना। तो डाई पे क्या बोल रहा है? 3 दे रहा है। तो फिर देख लो कैसे कैसे होगा। एक बार ऐसा कर दो, इसी का डाई कर दो, एक होगा। एक बार इसी का डाई कर दो, एक बार इसका करो, इसका करो, 2 होगा, है ना? और एक बार हाँ किसी एक के ही 2 कर दो, है ना? ये तो हो गया है इस, हाँ तो कर, वो फर्स्ट में आ गया है, फर्स्ट। हाँ किसी एक पे 2 कर दो, सही है। ठीक है, और बात इसका 2, अच्छा है, एक ऊपर कर देते हैं, एक पहले वाले पे नीचे। ठीक है, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। वो देखना था, बाकी तो बाकी ऑप्शन ना ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, समझ गए? तो इस तरह क्वेश्चन आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, सेवेंथ देखिए, ये बता चुके आ जाते ही बताए थे, फिर पता नहीं कैसे डाउट हो गया। देखो, मोस्ट रैपिडली रिएक्ट करना है ना, तो मोस्ट रैपिडली रिएक्ट करने का मतलब है बेंजीन का रिएक्टिविटी कौन बढ़ाता है? प्लस एम ग्रुप। कौन बढ़ाता है? प्लस एम ग्रुप। तो देखो, बी ऑप्शन में NO2 जुड़ा है, -M है, खत्म हो गया। सी में भी NO2 जुड़ा है, -M है, खत्म हो गया। अब बचा ए और डी। डी में क्या है आज ही आपको बताए हैं हम। डी में देख लो आप, ये जुड़ा हुआ है बेंजीन से। बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? ये वाला ग्रुप। और जैसा कि हम आज ही बताए हैं, ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? -M। क्या हो जाएगा? -M। तो ए ऑप्शन में ही दोनों +M है, ए ऑप्शन में दोनों +M है, समझ गए? तो इसी को याद ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्टिविटी चेक करना है तो +M देखते हैं। तो ए ऑप्शन में 2 +M ग्रुप है, इसलिए उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, बोलिए। 11th तो इजी क्वेश्चन है, सही देखिए। पहले तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट बन जाएगा। पहले क्या बन जाएगा? ग्रिग्नाइट रिएजेंट, CH3MgBr, है ना? और फिर उसको ट्रीट कर रहे D2O से। तो देख लो, आपको पता है, ये तो पता है कितने बार ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना? और यहां मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। नेगेटिविटी पे अटैक करेगा, खत्म हो गया। मिथाइल आ गया और ड्यूटेरियम लग जाएगा, है ना? ध्यान रखना इस चीज को। जब भी ग्रिग्नाइट रिएजेंट किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है और उसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, क्या हो, तो हमेशा बनता है RH। क्या बनता है? ठीक है ना, क्योंकि R पे माइनस चार्ज होता है ना, तो H+ हो क्या कर लेगा? खींच लेगा। नेक्स्ट बताइए 12th। चलिए 12 देखते हैं।
11th के बाद। ट्वेल्थ देखिए, ट्वेल्थ में क्या दिक्कत है भाई? ट्वेल्थ में देखिए सबसे ज्यादा 3 का रिएक्टिविटी होगा, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल से, देखो मार्कोनिकोव रूल में क्या लिखते हैं? कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी, कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी। तो जो थर्ड कंपाउंड है वो साफ साफ बताए हैं कितने बार आपको, ये एरोमेटिक कार्बोकटाइन हो जाएगा। तो एरोमेटिक कार्बोकटाइन मतलब हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल यानी कि थर्ड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। कौन कौन से ऑप्शन में थर्ड है? बी और सी में। तो बी और सी में देखते हैं, मतलब सेकंड और फोर्थ में डिसाइड करना है। तो सेकंड फोर्थ में क्या दिक्कत है बताइए आप हमको, है ना? सेकंड का रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होगा, बेंजीन के साथ है ना, बेंजीन है ना, तो बेंजीन भी तो रेजोनेंस अच्छे से आता है। हो गया। देखो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऑप्शंस लिमिट करने होते हैं। हर ऑप्शन, हर एक कंपाउंड को लेकर बैठना नहीं होता। पहले देख लो कौन मोस्ट रिएक्टिव है उस, या कौन लीस्ट रिएक्टिव है, उसके अनुसार सारा ऑप्शन लिमिट कर दो। ठीक है ना? क्योंकि हर एक को देख के इंक्रीज करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो दिख गया था कि ये मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि कैसा कार्बोकटाइन बन रहा है? एरोमेटिक कार्बोकटाइन। एरोमेटिक कार्बोकटाइन समझ में क्यों बन रहा है ना? हकेल्स रूल से। किसे? हकेल्स रूल से। हो गया? चलो बोलो। 13th में गैस इवॉल्व होगा। गैस दिखता है ना लैब में, लैब में गए हो ना, तो गैस इवॉल्व हो दिखता ना है। तो वही कहानी है, देखो 13th में देखो टर्मिनल अल्काइन है, क्या है? और उसको ट्रीट करो सोडामाइड से। तो सोडामाइड क्या होता है? Na प्लस NH2 माइनस। NH2 माइनस क्या करेगा? H प्लस को खींच लेगा ना, तो मिल जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और साथ में क्या इवॉल्व हो रहा है? अमोनिया गैस। ठीक है, तो गैस इवॉल्व होता है तो दिखता है ना एक्सपेरिमेंट में, इसलिए टर्म किया है विजिबल चेंज, क्योंकि अमोनिया गैस इवॉल्व होगा बबल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट 15 देखिए, 15 देखिए, ये बताया भी क्लास में, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो हाईली रिएक्टिव होता है लेकिन लेस सिलेक्टिव होता है, बताए थे ना? उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1:3.8:5, है ना? किसके लिए? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। लेकिन ब्रोमिनेशन में क्या है? ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है बट हाईली सेलेक्टिव। इसमें क्या होता है? 1:82:1600। तो समझ में आ गया ना? क्या होगा आंसर? बी आर फ्री रेडिकल। ठीक है, क्योंकि 96% बन रहा है एक प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट 96% बनने का मतलब है हाईली सिलेक्टिव हुआ है, हाईली सिलेक्टिव हुआ है। हाई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, नोट्स में हम लिखवाए थे ये डेटा। नेक्स्ट 17th का क्या होना चाहिए? एक मिनट, थर्ड मोस्ट रिएक्टिव होगा। थर्ड मोस्ट रिएक्टिव किस में है? बी और डी में। अब लीस्ट रिएक्टिव देख लो, लीस्ट रिएक्टिव तो सेकंड वाला हमको लग रहा है, तो किस में है? बी होगा, 17th का बी होगा, 17th का बी होगा, है ना? 17th का बी इसलिए होगा क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपको पता है, इसको ध्यान रखिएगा, OH और NH ग्रुप, OH और NH ग्रुप होता है प्लस M। क्या होता है? प्लस M। और C डबल बॉन्ड होता है माइनस M। तो प्लस M वाले का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा बेंजीन के साथ, और माइनस M वाले का बेंजीन के साथ रिएक्टिविटी कम होगा, क्योंकि प्लस M इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माइनस M इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 के बाद 19th तो इजी है भाई, मार्कोनिकोव एडिशन कर दो, वही कहानी है। देख लो, ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। OR प्लस M ग्रुप है और NO2 माइनस M ग्रुप है, तो OR आपको कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ना, तो कार्बोकटाइन उसके साइड बनेगा। समझ में आ गया?
समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कार्बोकेटाइन किसके साइड बनेगा? OR के साइड, और उस पर क्या अटैक हो जाएगा? OH। तो कुछ ऐसा बनेगा, बोलो, और ये टॉटोमरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कुछ ऐसा बन जाएगा, बोलिए। तो इसको ध्यान रखना, मेन था कि OR प्लस M ग्रुप है तो वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, तो कार्बोकेटाइन OR के साइड बनेगा, NO2 के साइड नहीं बनेगा। और जिस साइड कार्बोकेटाइन बनेगा उसी साइड ना OH माइनस अटैक करेगा। नेक्स्ट बोलिए, नोट कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 22। मोर देन वन एल्कीन। भाई तो आइसोमर देखना है, इसमें क्या दिक्कत है? सी स्ट्रांस देखना होता है आपको, सी स्ट्रांस देखना है, ठीक है ना? ये ऑप्शन कैसे नहीं होगा? एक इस साइड सी स्ट्रांस हो जाएगा ना भाई। देख लो, देख लो, देख लेते हैं, ए ऑप्शन कर देते हैं। कुछ हाँ इधर आ गया, हाँ इधर C2H5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H5। तो सी स्ट्रांस नहीं होगा, बोलो। तो दो प्रोडक्ट नहीं बन गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है ना ये, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, प्रोडक्ट तो यही बनेगा। तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ये सिस्टेंस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड तो सिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डायगोनल साइड तो ट्रांस। कोई दिक्कत? अब बोलिए 23rd। अब देख लो, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म नहीं पता, हम बताते हैं बी कैसे होगा। क्या है? पोटेशियम प्रोपानोएट। तो देख लो, ये होता है प्रोपानोएट, तीन होता है, तो इसका मान लो ऑक्सीडेशन होगा, है ना? तो ये फ्री रेड, पहले ये फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है? अब देख लो क्या होता है, सॉरी CH3, ये CH2, सॉरी CH2, ये CH3। तो ऐसा ब्रेक कर जाता है इथाइल फ्री रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद है? तो जो इथाइल फ्री रेडिकल है अगर इस पर अटैक कर दे तो नहीं बन जाएगा? कर सकते ना अटैक? सारे पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे ना भाई। ये एक मॉलिक्यूल की बात है, इस तरह का और भी मॉलिक्यूल तो है। अगर तुम बस यही मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे तब तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एवोगैड्रो मॉलिक्यूल है ना, तो ये वाला किसी और को नहीं अटैक कर सकता है। समझ में कैसे हुआ? होमोलिट है ना, इसका मैकेनिज्म पता है ना, कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस का, है ना? डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है कार्बोजाइलेट आयन का, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन होता है ना? नेक्स्ट बोलिए। ट्वेंटी 25 देख लो, सिंपल है, देख लो। याद रखना, बताया है अभी थोड़ी देर पहले, क्लोरीनेशन एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन। तो देखो, अगर 2 ब्यूटाइन है, क्या है? 2 ब्यूटाइन, तो क्लोरीनेशन करोगे ना तो पहले बन जाएगा ट्रांस। क्या बन जाएगा? ट्रांस। अब ये ट्रांस बन गया, अब फिर से इसका ब्रोमिनेशन कर दो तो मेजो नहीं बन जाएगा? ट्रांस एंटी मेजो हो जाएगा। अब फिर सोडियम में लिक्विड अमोनिया भी एंटी एडिशन है, पता है ना आप लोग को, है ना? और ओस्मियम OH भी एंटी एडिशन, ये पता होना चाहिए आपको। रिएजेंट क्या क्या होता है हम सबका बताते हैं। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होता है एंटी, क्या होता है? एंटी। सोडियम में लिक्विड अमोनिया भी होता है एंटी। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिए, हम लिख ही देते हैं, रुक जाओ, लिख ही देते हैं। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन इन CCl4 होता है एंटी। लिंडलार कैटलिस्ट होता है सिन, क्या होता है? सिन। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है एंटी।
और OSO4 दिया है ना, हाँ OSO4 भी होता है एंटी, तो OSO4 है, OSO4 इन NHSO3, ये तो बियर्स रिएजेंट की तरह है, ये भी सीन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सिन, बियर्स रिएजेंट की तरह है। बियर्स रिएजेंट पता है ना आप लोग को, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ये भी सीन होगा, ठीक है। ठीक है ना, और ये कोडवर्ड याद रखिएगा, सिस एंटी रेसमिक, सिस सिन मेजो, ट्रांस एंटी मेजो, ट्रांस सिन रेसमिक, कार से याद रखो, कार है ना, सिस एंटी रेसमिक, सिस सिन मेजो, है ना। अच्छा ये तभी पॉसिबल होगा जब अल्कीन सिमेट्रिकल है, अल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल समझते हो ना, 2 ब्यूटीन 3 हेक्सीन, ठीक है ना, अल्कीन शुड बी सिमेट्रिकल, सिस एंटी रेसमिक, ट्रांस एंटी मेजो, सिस सिन मेजो, ट्रांसिन रेसमिक, हाँ फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब है 2 ब्यूटीन 3 हेक्सीन, है ना। हो गया, बोलिए, चलिए 26 में हकेल रूल देखना है, बस बी ऑप्शन में क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, बी में क्या दिक्कत है, sp3 कहां से होगा, कार्बोकटाइन नहीं है, sp2 ना होगा, बी ऑप्शन में क्या है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, जो ऐसे कार है, ऐसे ऐसे है, इसका हाइड्रोजन होगा, इसका हाइड्रोजन होगा, बोलो, यहां हाइड्रोजन इंडिकेट नहीं कर, सोच सकते हो ना हाइड्रोजन होगा, तो इनके हाइड्रोजन के बीच काफी रिपल्सन होता है, तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, क्या होता है, नॉन प्लेनर, समझ में आया। अब देख रहे हो ना बी ऑप्शन में, यहां जो ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे है ना, सेम यहां पे दिख रहा है ना आपको, उनका हाइड्रोजन तो होगा ही, तो हाइड्रोजन बिल्कुल आमने सामने हो गए, तो उनके बीच रिपल्सन बहुत, तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर हो गए तो हकेल्स रूल तो ऐसे ही फॉलो नहीं करेगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। बाकी एसीडी में तो सिंपल हकेल्स रूल है, 4n+2, है ना। हो गया, बोलिए, नेक्स्ट बोलिए, फर्स्ट का डी नहीं ना होगा, फर्स्ट के डी में एल्डिहाइड बन ही नहीं सकता, अब करके देख लो भाई, बी होगा, ठीक है, डी में कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड बन ही नहीं सकता। देखो एक चीज याद रखना, अगर डबल बॉन्ड दोनों दो बार सब्स्टिट्यूटेड हो तो हमेशा कीटोन बनता है, एल्डिहाइड नहीं बनता, है ना। तो डी पॉसिबल नहीं है फर्स्ट में, फर्स्ट में डी इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि ध्यान रखना, अगर ओजोनलिसिस में डबल बॉन्ड दो बार सब्स्टिट्यूटेड हो तो कीटोन बनता है, क्या बनता है, कीटोन, कभी एल्डिहाइड। और ऑप्शन देखो ना उसमें, जो ऑप्शन उसमें जो प्रोडक्ट बना है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ना, CHO। नेक्स्ट बोलिए, सेकंड, हाँ सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स है ना। हाँ देखो ब्यूटेन डाई डाई है, आपको डाइक्लोरिनेटेड है, तो देखो यह है और डाइक्लोरिनेटेड करना है, तो ऐसा सोच लो, एक बार एक ही कार्बन पे कर दो, है ना, एक बार डिफरेंट कार्बन पे कर दो, तो ये देखो ये ये कार्बन काइल हो गया, बोलो हुआ। अच्छा एक और चीज, ये तो फर्स्ट कार्बन पे, उसी तरह से ऐसे भी तो हो सकता है सेकंड कार्बन पे, बोलो होगा। और देखिए उसी तरह से ऐसे हो सकता है, तो ये भी कार्बन काइल हो गया,
बोलो, समझ में आ रहा है ना? है ना? सिमिलरली अगर सेकेंड थर्ड पे करें तो 2 कार्बन का आइडियल हो गया। अलग बात है, इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। क्या जाएगा? तो 3 बन जाएगा, लेकिन एक डेक्स्ट्रोलीवो और एक मेसोफॉर्म, याद है आपको? 2 का आइडियल कार्बन है तो 3 बनते हैं ना, एक इनैंसियम और एक मेसोफॉर्म। 3 हो जाएगा, तो काउंट कर लो। और डाइक्लोरिनेशन कहां हो सकता है? कितना हुआ? 3 2 5 2 7 हो तो गया भाई, 7 2 9। और एक ऐसे कर सकते हो 10 में, हो तो क्या 10। ऐसे भी तो कर सकते हो, फर्स्ट और फोर्थ, 10 हो गया, है ना? तो बेसिकली ध्यान रखना, जब भी ये सब क्वेश्चन करो तो ऑप्टिकल आइसोमर जरूर काउंट करना। ऑप्टिकल आइसोमर्स के क्या लिखते हैं? काइरल कार्बन। समझ में आया नहीं समझ में आया? क्लियर है? 10 हो गया ना? काउंटर दिखा दे। ठीक ठीक। मेन इसमें 3 होगा, ध्यान रखना, इसमें 3 हो जाएगा। 2 काइरल कार्बन साथ में ना है तो 3 हो जाएगा। ये मिस कर दिया हूं मैं भी आप लोग। ये दोनों काइरल कार्बन है, ठीक है? नोट कर लिए? नोट कर रहे हो? हो गया? नोट कर लिए सब लोग? बढ़े आगे? सब बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th। सी होगा, बताते हैं क्यों। ध्यान रखना, आप लोग को हम वुर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म बताए हैं। वुर्ज रिएक्शन में याद रखना, इंटरमीडिएट बनता है कार्बन आयन, एक याद रखना। क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बन आयन। और सी ऑप्शन बनने के लिए कैसा फ्री रेडिकल चाहिए? कैसा कार्बन आयन चाहिए? 3 डिग्री। कैसा? और आपको पता है 3 डिग्री कार्बन आयन क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। ठीक है ना? सी होगा। क्या डी वाले में हो जाएगा? वो दिखने से लग रहा है बन जाएगा साइक्लिक, साइक्लिक है, जुड़ जाएगा। साइक्लिक बना सकते हो भाई, ऐसे थोड़े नहीं मार सकते हो। ब्रोमीन सुटेबल जगह प्लेस कर दो, है ना? उसके लिए 3 डिग्री की जरूरत नहीं है। बाईसाइकिल कंपाउंड है ना? तो बन जाएगा वो। तो याद रखना, वुर्ज रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है और 3 डिग्री कार्बन आयन बहुत का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। तो वुर्ज रिएक्शन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन, इसको भी नोट कर सकते हो, वुर्ज रिएक्शन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 डिग्री आर एक्स ग्रेटर देन 2 डिग्री आर एक्स ग्रेटर देन 3 डिग्री आर एक्स। ठीक है? नेक्स्ट बोलो, कौन सा? 5th के बाद? 5th के बाद 8th। एक मिनट भाई, 8th का देख लो। 8th का नहीं, 8th का बी होगा। दिक्कत क्या है इसमें? नहीं भाई, मिथाइल है उधर साइड, दिख रहा है तुमको? मिथाइल है उस साइड, वो प्लस एम ना होता है। देख लो 8th में। चलो 2 बेंजीन हम साथ में बना देते हैं। यहां मिथाइल लगा देते हैं, यहां नाइट्रो लगा देते हैं। ठीक है? तो मिथाइल प्लस एम है ना भाई? तो प्लस एम है तो इसके ऑर्थो पैरा पे जाएगा। पैरा तो ब्लॉक्ड है, पैरा क्या है? ब्लॉक्ड। तो कहां पे जाएगा? इसके ऑर्थो पे। और फिर इसको किसे ट्रीट कर रहे हैं? K2Cr2O7 क्या करेगा? CH3 को ऑक्सीडाइज कर देगा COH में। ना मिथाइल है वो, मिथाइल प्लस एम होता है ना।
है ना, CH3 प्लस एम है और NO2 माइनस एम है, तो डिसाइड कौन करेगा? प्लस एम। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि प्लस एम माइनस एम दोनों हो तो कौन डिसाइड करता है? प्लस एम। नेक्स्ट बोलिए, 9th में क्या दिक्कत है देख लो, है ना, देख लो बेसिकली है आपको NO2, देखो बेसिकली देखो आपको बताए हैं, ये थोड़ा 12th का कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं हम लोग। यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना, इसको कहते हैं ARSN, मतलब आपको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको बताए थे रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन बढ़ाता है? माइनस एम। कौन बढ़ाता है? तो आपको यह भी बताया है कि चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, वो कहां पे एक्ट करता है? ऑर्थो और पैरा पे। तो समझ में आ गया आपको? तो जो NO2 के मेटा पे ना Br है, तो मेटा पोजीशन पे NO2 उतना इफेक्टिव कहां पे होगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो हो गया, इसी को ध्यान रखना कि ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट माइनस एम ग्रुप बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? माइनस एम। ऐसे देख लो ना भाई, ऐसे देख लो, सिंपल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा मान लो R पे, तो R क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ना, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को बढ़ाता कौन है? प्लस एम के माइनस एम? माइनस एम ना, तो R में क्या लगाना चाहिए? माइनस एम ग्रुप। और माइनस एम ग्रुप कहां पे इफेक्टिव होता है? चाहे प्लस एम हो माइनस एम हो, कहां इफेक्टिव होता है? ऑर्थो और पैरा पे। नेक्स्ट बोलिए, हो गया सबका? 7th, हाँ 7th उसी तरह का है, COH है, वो कन्वर्ट हो जाएगा COCl में। किसमें हो जाएगा? COCl में, और दूसरे बेंजीन पे अटैक कर देगा। बोलो उस पे क्यों? आपको ये डाउट हो सकता है कि पहले वाले बेंजीन पे क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि आपको एक चीज हम बताए थे क्लास में, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में 3 ग्रुप लगातार नहीं आ सकता, बताए ना है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए फर्स्ट बेंजीन पे अटैक। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ? COCl में। क्या हुआ? और फिर बाद में क्या हो जाएगा? फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो CO अटैक करेगा बेंजीन पे। तो कंफ्यूजन था कि फर्स्ट बेंजीन पे अटैक करेगा कि सेकंड पे अटैक करेगा, तो फर्स्ट पे क्यों नहीं अटैक होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते। तो किस पे अटैक होगा? सेकंड वाले पे, तब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैलोअल्केन्स को। किसको? क्लास 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग हैलोअल्केन्स एंड हैलोएडेन्स पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करके आ जाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।